हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के पीवाईक्यू सीरीज़ में हम 2018 का पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे विथ लॉजिक, ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन। तो इस सीरीज़ में अब तक हमने 2023 का पेपर कर चुका है, 2022 हो चुका है, 2021 हो चुका है, 2020 भी कर लिया और 2019 भी कर लिया है, राइट। तो आज 2018 का पेपर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो, पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उनको सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और उनकी जो भी चीज़ें हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू से मिलेंगी। आपकी 80% जो प्रिपरेशन है ना यूपीएससी की, वो डन हो जाएगी अगर आपने सारे पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए, राइट। आपका 100+ मार्क्स तो श्योर शॉट कन्फर्म है अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू करके जाते हो, ठीक है। और बाकी बुक्स वगैरह तो सारे लोग पढ़ के जाते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लॉजिक, ट्रिक्स और एलिमिनेशन नहीं देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो थोड़े लॉजिक, थोड़े ट्रिक्स और थोड़ा सा समझ से क्वेश्चन आसानी से हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो, इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट ये ए है, आई थिंक, हाँ सेट ए है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वॉज स्वतंत्र पार्टी। एक फैक्ट दे रखा है, ठीक है। इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। एक फैक्ट दे रखा है। इन द लोकसभा पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ 75 मेंबर्स, द लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। अब यहाँ 75 मेंबर दे रखे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, लक्ष्मीकांत का एक है कि अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होती है, ये सिंपल सी एक चीज़ है जो तो आप इजीली कर लेते हो, राइट। कि जो अगर आपने बेसिक चीज़ें कवर की है कि 1/10 होता है, राइट। और ये तो 75 मेंबर नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन सीधे सीधे गलत होगा और आपका इसमें सीधे only 2 आ जाएगा, राइट। ऐसे आप कर सकते हो। बाकी देखो, अगर यहाँ पे मान लो अगर ये दिया हुआ, यहाँ पे मान लो अगर ऐसे दिया होता only 1 पेयर, only 2 पेयर, only 3 पेयर, none of the above, ठीक है। अगर ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे दी होती तो फिर क्या करते इसमें। तो इसमें देखो, अब आपको ये पता है कि एक ऑप्शन तो इसमें गलत है, अब बाकी 2 बच गए, ठीक है। अब 2 बच गए तो इसमें आपका क्या है कि अब आपका 2 बच रहा है। अब 2 में से यूपीएससी क्या नाम है, एक भी गलत ना दे तो ये तो मतलब बहुत वैसी फैक्ट होती है, बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि 3 के तीनों सही दे या फिर 3 में से 1 सही दे, राइट। तो इसमें क्या, अब आपको 3 में से वैसे होता तो फिर आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता, बाकी 2 फैक्ट भी आपको देखने पड़ते, क्योंकि 3 के तीनों प्रोबेबिलिटी नहीं होती। एक आपको पता है यहाँ पे गलत है तो only 3 पेयर भी रह गए। तब यहाँ पे बस आपको 2 में सेलेक्ट करना पड़ता, या तो only 1 पेयर या तो only 2 पेयर, राइट। ऐसे भी सिंपली आप कर सकते थे। और इसमें क्या होगा, और इसमें तो यही होगा कि स्वतंत्र पार्टी जो पहली थी इन द फर्स्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन और स्वतंत्र पार्टी, ये तो रॉन्ग है, सीधी बात है। और ये 96 लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सिंपली 1969 में हुआ था पहली बार, राइट। अगर आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा होता तो ये only 2 पेयर, और इसमें तो सिर्फ only 1 पेयर ही होगा। अब इसमें अगर आपको ये पता होता कि एक स्टेटमेंट सही है, कोई भी आप कर सकते हैं, 1 भी सही हो सकती है, 2 भी हो सकती है, एक आपको पता है गलत है, तो इसमें आप only पेयर भी ऐसे लगा के आ सकते थे। दूसरे क्वेश्चन पे आ सकते हैं। अब लीफ मॉडिफिकेशन के बारे में बात किया गया है इन डेजर्ट एरियाज में, ठीक है। अब पहला कह रहा है हार्ड एंड वैक्सी लीव, टाइनी लीव्स और थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो देखो, थॉर्न्स तो होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स, क्योंकि कैक्टस वगैरह होते हैं डेजर्ट एरिया में। टाइनी लीव्स, हाँ, जितनी पत्तियाँ अगर छोटी हो जाएंगी तो वाटर लॉस कम होगा, इवापोरेशन, पानी क्या नाम है, कम इवापोरेट होगा, ये सही है। हार्ड और वैक्सी लीव्स, हाँ ठीक है, ये भी है कि थोड़ी वैक्सी लीव्स हो जाती हैं, उतनी वाटर नहीं होता, और थोड़ी हार्ड रहती हैं डेजर्ट एरिया में। तो तीनों 1 2 3 एक लॉजिकल थोड़ा सोच करके आप इसको कर सकते हो कि 1 2 3 होगा इसमें डायरेक्ट, राइट। क्योंकि अब देखो, ऐसी चीज़ कोई पढ़ के तो नहीं जाता कि लीफ मॉडिफिकेशन इन द डेजर्ट एरियाज, ये किसी बुक में ऐसा दिया भी नहीं होगा, राइट, कि वाटर लॉस को कम करने के लिए। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा वहाँ पे इन द एग्जाम ही आपको सोचना पड़ेगा कि लीफ मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकती हैं डेजर्ट एरिया में। थॉर्नी लीव्स हो सकती हैं, टाइनी लीव्स होंगी तो वाटर कम इवापोरेट होगा, ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ होंगी तो ज़्यादा धूप लगेगी तो ज़्यादा पानी चाहेगा, राइट। और टाइनी लीव्स होंगी, सही बात है। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, तो ये भी ठीक है कि वहाँ पे होंगी धूप ज़्यादा, छोटी पत्तियाँ होंगी और उसमें वो होगा, तो उसके बाद क्या होगा, हार्ड ही होंगी, वैक्सी लीव्स होंगी, राइट। तो सिंपल सी ये तीनों चीज़ सही हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एनएसओ का 70th राउंड है सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड द फॉलोइंग से स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमंग द रूरल, ठीक है। एक फैक्ट दे रखा, आउट ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इनकम लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसी, ठीक है। तीसरा कह रहा है, यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा 60% ओबीसी, ठीक। इन केरला लिटिल ओवर 60% of agriculture household reported to have received maximum income from sources other than agriculture activities, ठीक है। अब देखो, तीसरी स्टेटमेंट जो है वो सही लग रही है कि वो 60% से ज़्यादा लोग केरला में, ये हो सकता है कि एग्रीकल्चर के अलावा क्या नाम है दूसरे सोर्सेज से भी ले सकते हैं, इनकम उनकी आती हो। तो यहाँ एक जनरल स्टेटमेंट कि यहाँ हो सकता है, फैक्ट दिया हुआ है 60%, बट आई थिंक कि वो जो फैक्ट है, वो जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से जनरल है, हाँ ठीक समझ में आ रहा है। अब बच गए आपके 1 और 2। अब अपने को ये पता है कि तीसरी सही है, ठीक है। आउट ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसी। तो लिटिल ओवर, एक तो फैक्ट में यहाँ गलती हो सकती है और दूसरी चीज़ ओबीसी दे रखा है। ओबीसी बता, क्या पता वो जनरल से बिलोंग करते हो, ये भी हो सकता है, राइट। और क्या पता वो
वो SC/ST से बिलोंग करता है, और राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमंग इट्स रूरल हाउस होल्ड्स, राइट। उसके जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं उसमें हाईएस्ट परसेंटेज उसके रूरल हाउस होल्ड्स में है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो चांसेस हैं उसमें यहाँ पे आपकी गलती करने की ज़्यादा चांसेस 60% और OBC में एज़ कंपेरिजन टू ऊपर वाले फैक्ट में। तो दूसरी वाले को यहाँ पे अगर आप क्रॉस कर दोगे सीधे आपका आंसर 1 2 3 आ जाएगा। फिर देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल CP दे रखा है, ये भी PYQ के टॉपिक्स हैं। अब NGT के बारे में स्टेब्लिश बाई एन एक्ट, हाँ ठीक है, NGT एक्ट 2010 है। CPCB वाज क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहली चीज़ आ गई कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये PYQ अगर आपने पढ़ा होता तो ये सीधी चीज़ आपको पता होती कि CPCB जो है वो वाटर एक्ट 1974 से बना हुआ है। तो सीधे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। द NGT प्रोवाइड इन्वायरमेंटल जस्टिस हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट वेयर द CPCB प्रमोट क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स वेल्स एंड एम टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। तो हाँ जनरल स्टेटमेंट है, नाम है इसका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ज़रूरी बात है कि प्रमोट करती है, क्या नाम है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना। तो दोनों चीज़ें जो सेकंड में दे रखी है वो दोनों ही जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सेंस में दे रखी है, तो ऑप्शन 2 सही है। फिर देखो थर्ड, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट, नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत है। सिंपली लक्ष्मीकांत से अगर आपने पढ़ी होती तो वहीं उसमें भी आपको ये पता लग जाता कि कोई भी 9th शेड्यूल में रखने से उसको कोई ब्लैंकेट नहीं मिल जाती उसके लिए, राइट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जिसमें उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 1973 के बाद से जितनी चीज़ें भी 9th शेड्यूल में है वो ओपन है फॉर द जुडिशियल रिव्यू, राइट। तो ये आपका इसमें दूसरा गलत हो जाएगा, ओनली 1 सही हो जाएगा। फिर देखो मर्चेंट डिस्काउंट रेट की बात कर रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्या है, द इंसेंटिव गिवन बाई बैंक टू अ मर्चेंट, ठीक है, फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड पर्टेनिंग टू द बैंक। और यहाँ पे क्या कह रहे थे, अमाउंट पेड बैक बाई बैंक्स टू देयर कस्टमर्स। यहाँ कस्टमर्स की बात हो रही है, यहाँ मर्चेंट की बात हो रही थी। व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, द चार्ज, यहाँ चार्ज की बात की गई है, मर्चेंट बाई अ बैंक फॉर द एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर थ्रू द बैंक डेबिट कार्ड्स, ठीक। और द इंसेंटिव गिवन बाई गवर्नमेंट टू मर्चेंट फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट फॉर द कस्टमर एंड POS सेल मशीन्स, ठीक है। अब देखो इनमें 2 ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों ऑप्शन आपका कितना सिमिलर है। यहाँ पे बस कहा गया है इंसेंटिव है जो बैंक देता है मर्चेंट को, यहाँ बोला जा रहा है एक चार्ज जो कि मर्चेंट देता है, चार्ज टू अ मर्चेंट बाई अ बैंक, की एक चार्ज जो काटा जाता है मर्चेंट से बैंक के लिए, ठीक है, फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फॉर इस कस्टमर थ्रू द बैंक डेबिट कार्ड, की बैंक डेबिट कार्ड से वहाँ से करने के लिए। यहाँ इंसेंटिव गिवन बाई मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड पर्टेनिंग टू दैट बैंक, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, ये दोनों स्टेटमेंट, तो आंसर जो होगा ये सेम स्टेटमेंट में से ही एक में होगा, राइट। तो बी और सी आप सीधे काट सकते हो। अब आपका इसमें बी, ए और सी बच गया। अब ए और सी में आप 50-50 में आ सकते हो। तो यहाँ पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट दे रखा है, ठीक है। तो बैंक अभी अपने डेबिट कार्ड्स को कर रही है, आपको अगर डेबिट कार्ड वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, राइट। मान लो आपके पास कैश नहीं है, बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दे रखा है, आप जाकर के दुकान से परचेज कर ले, उसके पॉइंट ऑफ सेल से आपके पास कैश नहीं, लेकिन आपने उस कार्ड से फिर भी खरीदारी कर ली, तो उसकी तो सेल हो रही है मर्चेंट की ना, दुकानदार तो बेच रहा है। तो बैंक ने एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड की है, और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैंक इंसेंटिव क्यों प्रोवाइड करेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो बैंक क्या करेगा, बेसिकली अगर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक उसके बदले में आपसे चार्ज काटता है। तो चार्ज काटेगा बाई मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फॉर इस कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। अगर आप बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो कि जिस मर्चेंट पे किया है, तो मर्चेंट को एक तरीके से बैंक ने सर्विस प्रोवाइड की है आपको और मर्चेंट को, दैट्स व्हाई बैंक मर्चेंट से चार्ज लेगा। जिसमें आपका ऑप्शन सी सही हो गया। फिर देखो, what is the consequences of the country becoming the member of nuclear supplier group? It will have the access to the latest and most nuclear technology। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हाँ ठीक है, हो सकता है। It automatically become the member of NPT। तो ये कौन सी बात है, ऑटोमेटिकली अगर NSG का ग्रुप का मेंबर बन रहा है तो वो NPT भी ऑटोमेटिकली वो क्या नाम है उसका मेंबर बन जाएगा। तो ये तो थोड़ा मतलब वैसा है ना कि ऑटोमेटिकली तो कुछ ऐसा मेंबर नहीं होता किसी ट्रीटी के आप बन जाओ किसी ग्रुप में ज्वाइन होने से। तो दूसरा तो आपका गलत हो जाएगा, पहला सही। ऐसे इसमें स्टेटमेंट जो होते हैं ना, ऑटोमेटिकली बिकम ए मेंबर, ये सारे गलत होते हैं। कंटेम्प्रेरी हो गया, स्टीडीली इंक्रीज, स्टीडीली डिक्रीज, ये वाले। विद रेफरेंस टू इंडिया डिसीजन टू लेवी इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाई ए नॉन रेसिडेंट एंटिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इट इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है ना, और ये तो इक्वलाइजेशन टैक्स की बात कर रहे हैं 6% की, और वो भी नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़ पे, तो इनकम टैक्स का तो पार्ट होगा नहीं पहली चीज़। नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़ जो हैं जो ऑफर करती हैं कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट।
कि डबल टैक्सेशन, तो डबल टैक्सेशन और इक्वलाइजेशन टैक्स ये दोनों तो अलग अलग चीज़ है ना, ये तो आपके है ही नहीं इसमें। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए जाहिर सी बात है कि अगर आपने कहीं पे टैक्स दे दिया तो आपको वापस से वहाँ पे घर पे जाके उसी चीज़ पे टैक्स ना देना पड़े, राइट। और यहाँ पे ये इक्वलाइजेशन टैक्स की बात कर रहा है कि 6% लेवी करने के लिए, ये दोनों चीज़ तो अलग चीज़ है, इसमें नाइदर वन नाइदर टू। सिंपली से थोड़ा पढ़ के उसको लॉजिकली सोच करके सीधे आंसर आ जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी। फिर देखो ये क्वेश्चन, FRBM review committee has recommended a debt to GDP of 60% for the general combined by the 23 comprising 40% of the central government and 20% for the state government, ठीक है। The central government has a domestic 20% of the GDP as compared to 49% of GDP of the state government. As per the Constitution of India, it is mandatory for the state to take the central government consent for any raising loan if the former owes any standing liability to the latter. तो हाँ तीसरी स्टेटमेंट सही है, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है वहाँ से डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आप मतलब आपको थोड़ी सी इसकी नॉलेज जाएगी। तीसरा तो अपने आप को पता है सही है। अब पहली और दूसरी फैक्चुअल है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे एक फैक्चुअल हो लेकिन ऐसे डिस्क्रिप्टिव नेचर में अगर फैक्ट्स है ना कि जहाँ पे उसने डिफाइन किया है और मोर देन 2 फैक्ट्स हैं, राइट, और वो सारी चीज़, तो वो ऐसी स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होती है। जैसी ऐसी स्टेटमेंट आप 2002 में देख लो, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का आया हुआ था जहाँ पे वो PM10 और PM 2.5 के बारे में बताया कि उसका एनुअल और मीन इतना होना चाहिए। तो वो उसमें इतने सारे फैक्ट है, लोग सोच रहे थे गलत होगी लेकिन वो सही है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नेचर में जहाँ भी यूपीएससी इतना डिटेल में ऐसा डिस्क्रिप्टिव नेचर में मोर देन 2 फैक्ट दे रही है, राइट, तो वो स्टेटमेंट हमेशा जनरली सही होती है। और दूसरी स्टेटमेंट ये यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्ट दे रखे हैं और दोनों को इन्होंने स्वैप कर रखा है। 21% स्टेट का होगा, स्टेट के जनरली कम होते हैं, सेंटर के ज़्यादा होते हैं, तो सेंटर का 49 होगा, इसका ये होगा, तो दूसरी स्टेटमेंट सीधी आपकी गलत हो जाएगी। 1 और 3 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखो, द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल इज़ मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर। हाँ हो सकता है क्योंकि एडिबल ऑयल की हमारे यहाँ कमी है तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती है, राइट। बीच में चल भी रहा था बहुत ज़्यादा पाल्म ऑयल वाला, उसी से क्वेश्चन बनाइए। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस। ये तो गलत है कि सारे एडिबल ऑयल पे कस्टम ड्यूटी है, कुछ भी नहीं लगाएगी, ये तो मतलब बहुत निगेटिव और रिजिड स्टेटमेंट हो जा रही है ना। तो दूसरी सीधी गलत हो जाएगी, पहली आपकी इसमें सही हो गई। फिर देखो, ही रोड बायोग्राफीज ऑफ मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्णा स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम। ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली। ही वॉज कौन थे? अब देखो इसमें देखो आप, अब इसमें मोतीलाल नेहरू पहले आप निगलेक्ट कर दो। मोतीलाल नेहरू कौन? जवाहरलाल नेहरू के पापा। ये क्या थे? ये थे मॉडरेट, बोल लो आप, मॉडरेट थे, राइट, और ये थोड़ा वोक नेचर के थे। तो सिंपल सी बात है, ये शिवाजी और श्री कृष्णा के बारे में तो बिल्कुल कुछ नहीं लिखेंगे, राइट। तो मोतीलाल नेहरू तो सीधे ऑप्शन से चले गए। और ये ही स्टेड इन अमेरिका और ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू सेंट्रल असेंबली। अरबिंदो घोष पौंडीचेरी चले गए थे, उन्होंने संन्यास ले लिया, सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है, तो उनका हटा दो। अब आप 2 चीज़ों में रह जाओगे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और आपने स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ी होती तो आपको ये पता होता है लाला लाजपत राय वहाँ पे गए हुए हैं, अमेरिका गए थे, तो राइट, और वो शिवाजी और श्री कृष्णा के बारे में लिख सकते हैं। लाला लाजपत राय थोड़े रिलीजियस नेचर के भी थे, तो बिपिन लाला लाजपत राय आपका सीधा आंसर आ जाएगा। फिर देखो, आधार कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। नहीं, आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। ये तो सिंपली सी इतनी रिजिड स्टेटमेंट हो गई ना कि एक बार भी अगर आधार नंबर इशू हो गया तो उसको कभी डीएक्टिवेट या ओमिट नहीं कराया जा सकता इशूइंग अथॉरिटी। ये कौन सी बात है? क्या पता अथॉरिटी कर सके, उनके पास डिलीटिंग फीचर तो होगा ही ना, ऐसा तो है नहीं एक बार आके फिर उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। तो 1 और इसमें नाइदर 1 नाइदर 2, राइट, ये हो जाएगा आपका। क्यों? पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी भी गलत है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज श्रंक ड्राइड अप इन द रिसेंट पार्ट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ब्लैक सी तो इसमें नहीं होगा क्योंकि ब्लैक तो ड्राइड अप नहीं हुई है, राइट, ये अपने को पता है। तो दूसरी तो आप सीधे काट दो, बचिया 1 और 1 3। तो आरएलसी और लेक बैकल, ये दोनों चीज़ें पूछी गई, ये 2022 में भी पूछी गई हैं। ये लेक बैकल अगर आपने PYQ करने का यही फ़ायदा होता तो इसमें आपका बाकी के 2 हो जाएंगे, 1 और 3। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज़ रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल, देखो ये भी PYQ है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी यूपीएससी का PYQ पूछा हुआ है। UNCHR, ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है उसके डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के उसमें। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, और ऐसी जो रिपोर्ट होती है ना रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ऐसी लॉ वाली, तो मोस्टली एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं निकालेगी, एनजी को है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी नहीं निकालेगी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। यूएनएससी ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है तो रूल ऑफ लॉ के लिए क्यों निकालेगी? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ही बचता है ऐसा, क्योंकि बाकी ये न्यूज़ में भी रहती है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, तो उससे भी आप कर लेते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल ATM इन इंडिया। ठीक है, ऑल ATMs को लिंक कौन करता है? तो इसका इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये तो एसोसिएशन तो इस चीज़ के लिए काम नहीं करेगा। NSDL ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी के लिए देखता है ये, तो इसका ATM क्यों करेगा?
फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तो काम तो करेंसी प्रिंटिंग का है और बाकी चीज़ों का है ना, लाइक एमपीसी को संभालना करना। तो मोस्टली इसमें जो टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो एनपीसीआई संभालता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने रुपए बनाया है, जिसने यूपीआई बनाया, और यूपीआई और रुपए के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, मतलब 2017, 18, 19 में आप देखोगे लगातार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो एनपीसीआई और बैंक बोर्ड ब्यूरो, आरबीआई, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, कैपिटल एडुकेशन रेशियो की बात की गई, इज द अमाउंट दैट अ बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस दैट द बैंक इंकर इफ द अकाउंट होल्डर फेल टू रीपे ड्यूज। तो ठीक है, मान ली स्टेटमेंट पढ़ ली। सी आर डिसाइड बाई ईच इंडिविजुअल बैंक, सी आर जो होगा ईच इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करेगा। हर एक बैंक अलग अलग तरीके से अपना सी आर डिसाइड करेगा। तो कोई कहेगा मैं तो 1% रखूँगा, कोई कहेगा मैं 2% रखूँगा, कोई 4%। तो ऐसे तो यूनिफॉर्मिटी आएगी ना। ये तो सिंपल सी स्टेटमेंट गलत हो गई कि अगर सबको अपने अपने मर्जी का आप मालिक बना दोगे तो कोई कहेगा मैं तो 0% रखूँगा, तब तो वहाँ तो लॉस होगा। तो इसके लिए एक सिंगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो सी आर ऐसे ईच इंडिविजुअल बैंक तो डिसाइड नहीं कर सकता, सीधे वन ओनली आ गया यहाँ पे आंसर। फिर देखो द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार ओपन्स, देखो फिर से आधार का क्वेश्चन, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, व्हाट डज इट इम्प्लाई, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आधार को इंटीग्रेट आप कर सकते हो। आधार का एक नंबर होता है। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आईरिस इज पॉसिबल, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि जब आप आधार आपने कराया होगा तो उसमें आपकी आंखों के लिए भी तो वो ऑथेंटिकेट करते हैं, राइट। तो दोनों चीज़ें, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगला क्वेश्चन, वेरी रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये तो 2019 का करंट के हिसाब से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें पीपल सफर फ्रॉम द फेमाइन, एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, स्टारवेशन, ये तो करंट का क्वेश्चन है, चलो वैसे आप कर सकते हो। बाकी साउथ सूडान देखो, ये यूपीएससी ने 2022 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। मोरक्को यूपीएससी पूछ चुकी है काफ़ी बार, यमन पूछ चुकी है, अंगोला पूछ चुकी है। तो ये सारे कंट्रीज, इनको अफ्रीका तो पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। रिगार्डिंग वुड डिस्पैच विद ऑफ द ट्रू ग्रांट इन एड सिस्टम वॉट इंट्रोड्यूस, हाँ स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज रिकमेंडेड, ठीक है। इंग्लिश एज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड। तीसरी स्टेटमेंट इसमें गलत है। तीसरी स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि आपने अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी है अच्छे से तो देखो ये स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, सारी बेसिक बुक्स हैं, इनको तो आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, राइट। अगर ये सारी भी चीज़ें आप पढ़ के नहीं जा रहे तो फिर तो आप रेस से ही बाहर हो, बिल्कुल। तो क्यों इंग्लिश नहीं, उन्होंने कहा था कि हिंदी वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए 8 तक के लिए, और उसके ऊपर जो होनी चाहिए वो इंग्लिश लेवल होनी चाहिए, राइट। तो प्राइमरी तक उन्होंने कहा था ये करने के लिए, बाकी ऊपर की जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में आप करा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, तीसरी तो आपकी सीधी गलत हो जाएगी, 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। लाइक ये तो एक मतलब पढ़ी हुई चीज़ें ऐसे नॉर्मल है। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटनाइज रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, rules, sub-rules, bylaws conferred by the constitution, all delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. Committee on government assurance, committee on subordinate legislation, rule committee, business। देखो अब यहाँ पे आपके नाम में ही आ रहा है सब रूल्स, सबऑर्डिनेट, बाईलॉज, रेगुलेशंस, डेलीगेशन, ठीक है। तो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब सबऑर्डिनेट पहले एक लेजिस्लेशन होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट पे आ जाएंगे, लेकिन ऊपर कौन है लेजिस्लेटिव, सबऑर्डिनेशन में कौन है एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन से ही आपका आंसर निकल जा रहा है कि कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। फिर देखो, एज पर द आरटी टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टीचर इंस्टीट्यूट अ पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन बाय द कंसर्न्ड स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। मान लेते हैं एक फैक्ट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। एज पर द आरटीए फॉर टीचिंग इन प्राइमरी एकेडमी इज रिक्वायर्ड टू पास टीचर विल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल एजुकेशन काउंसिल गाइडलाइंस, हाँ हो सकता है। मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन शुड नॉट डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो अब 90% दे रखा है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट, क्या पता वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर 90% नहीं हो, राइट, कुछ कम फैक्ट हो। तो ये तो एक फैक्चुअल चीज़ है। तो तीसरी को तो हम गलत मान सकते हैं, तीसरी गलत हो जाएगी अगर आपकी, तो 1, 2 और 2 बच गई। और पहली में भी यहाँ स्टेट काउंसिल दे रखा है कि टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन ए स्टेट अ पर्सन, और बाकी उनके में तो दोनों होता है ना कि स्टेट सीटेट भी कर सकते हो आप, नेशनल सीटेट भी कर सकते हो। तो इसकी वजह से तो आपका पहला भी आई थिंक रॉन्ग ही होगा, तो इसमें क्या होगा 2 ओनली आपका सीधे सीधे आ गया। फिर देखो ये तो चलो एक फैक्चुअल चीज़ है कि अगर आपको पता है तो ही आप कर सकते हो, बाकी इसमें क्या है 1, 2, 3 का ऑप्शन नहीं दिया है, तो मतलब एक तो इसमें गलत है ही, राइट। एक तो गलत ही, इसमें आप सबसे पहले ये देख लो कि आपको सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है, इसमें गलत कौन सा होगा, थंगता डांस होगा, आई थिंक सिक्किम में नहीं है। तीसरा आपका ये गलत हो जाएगा, बाकी 2 के तो सही लग रहे हैं, 1, 2।
ऐसे बाकी फैक्चुअल को तो आपको अगर पता है बहुत ज़्यादा तो ही ठीक है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। अब जैसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2000 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड सेफ्टी रिस्ट्रिक्शन एक्ट, तो हाँ हो सकता है उसी चीज़ को रिप्लेस करना, एक नई चीज़ आ रही है। फिर कह रहा है FCI इज़ अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ वेलफेयर। तो यहाँ पे एक तो मिनिस्ट्री का नाम दे रखा है, मिनिस्ट्री का नाम जनरली गलत होता है, और दूसरी चीज़ यहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विसेज दे रखा है, तो मे बी ये इसके अंदर ना हो, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, दूसरी गलत हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, पहली ही आपकी सही होगी, इसमें ओनली वन। फिर देखो द टर्म टू स्टेट सोल्यूशन समटाइम मेंशन द नीड्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इजराइल, चाइना, इराक, तो इसराइल में ही है, इसराइल और पैलेस्टीन का। तो इस बार भी देखो इसराइल पैलेस्टीन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसराइल पैलेस्टीन करके जाना। फिर देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, द फैमिलीज बिलो अंडर द कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स, ठीक है। द एल्डेस्ट होम इन द हाउस होल्ड ऑफ 18 ईयर और अबव शैल बी हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ राशन कार्ड, ठीक है। Pregnant women and lactating mothers are entitled to take home ration of the 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter। यहाँ पे इतने सारे फैक्ट दे रखे हैं, तो मेरी हिसाब से ये तो गलत हो सकता है कि 6 मंथ्स नहीं होगा, या फिर 1600 कैलोरीज पर डे नहीं होगा, कि और हो सकता है या कम हो सकता है, राइट। तो दूसरी स्टेटमेंट तो सही है कि राशन के लिए तो वुमेन को ही क्या नाम है हेड बनाया जाता है, नॉर्मल सी चीज़ें घर में अगर राशन कार्ड है तो भी पता लग जाएगा आपको। तो तीसरी तो गलत हो जाएगी ऐसे, और दूसरी आपको पता है सही है, तो पहली वाली देखनी है, तो पहली वाली भी ओनली लिखा हुआ है, तो उसमें भी आप काट सकते हो, तो इसमें ओनली 2 आंसर आ जाएगा आपका। फिर देखो इंडिया इनेक्टेड द वर्ल्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन 1990 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशन ऑफ ILO लेबर के रिगार्डिंग होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहा है, IMF लैंडिंग के लिए बारे में बात करता है, ये भी नहीं होगा। UNCTAD और WTO में आ जाओ, मोस्टली चीज़ अगर WTO ऑप्शन में है तो इन चीज़ों में WTAD होता है ऐसे काम के लिए आंसर। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, आंध्र प्रदेश झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, ये कौन सी बात होगी, आपने पूरा झारखंड और आंध्र प्रदेश खोद के देख लिया कि वहाँ गोल्ड माइन नहीं है, हर एक इंच देख लिया आपने, अगर कहीं भी थोड़ी भी अगर मान लो 500 मीटर की रेडियस की मिल गई, फिर तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ना। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि नहीं है एकदम पूरे झारखंड राजस्थान में, इसमें दूसरी स्ट्रीम गलत हो जाएगी। राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइंस, तो हाँ हो सकता है कि अगर वहाँ पे थोड़ी भी कहीं पे मिल जाए आयरन ओर तो है माइंस, सिंपल सी बात है। दूसरा सही, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही है, आपको पता है 1 देख लो, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन को नॉन कोल माइंस, तो हाँ नॉन कोल तो मतलब मुस्लिम स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, आई थिंक नॉन कोल माइंस लिखा है ना, तो हाँ ये तो सही है। फिर नॉन कोल में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। फिर देखो भीम ऐप अलाउ द यूज़र टू ट्रांसफ़र मनी टू एनीवन विथ UPI एनेबल बैंक अकाउंट, हाँ ये तो ठीक है UPI के रिगार्डिंग। देखो फिर से UPI का क्वेश्चन आ गया, NPCI का क्वेश्चन, देख लो कितने क्वेश्चन आते हैं। वाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड हैज़ अ 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज़ ओनली 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो बेसिकली भीम ऐप यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, यहाँ पे UPI होगा, UPI हैज़ अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नॉट द भीम ऐप, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा ऑप्शन तो आपका गलत होगा, पहला सही होगा। इन विच ऑफ द सिटिंग लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू ऑफ दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। अब ये क्वेश्चन तो अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो ही आप कर पाओगे, बाकी तो ऐसे थोड़ा मुश्किल है। बाकी A और D में इसमें आप जा सकते हो, ऐसे बेंगलुरु और पुणे जो आपको सबसे ज़्यादा बेटर लगे, राइट ऐसे क्वेश्चन में, तो A इसमें बेंगलुरु वैसे होगा आई थिंक। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 रिलेटेड टू, अब चाइल्ड लेबर, यहाँ पे एक लेबर वर्ड दिया हुआ है, अडॉप्शन एग्रीकल्चर ग्लोबल क्लाइमेट, रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइस एंड फूड सिक्योरिटी, जेंडर पैरिटी के बारे में, वर्क प्लेस के बारे में यहाँ बात कर रहा है। क्या मोस्टली लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कन्वेंशन है, तो मोस्टली चाइल्ड लेबर से रिलेटेड होंगे, अगर वो वर्ड सेम दिया हुआ है ऑप्शन, तो चाइल्ड लेबर इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से, चाइल्ड लेबर वही करेक्ट आंसर भी है। फिर देखो रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है, इसको अंडरलाइन कर लेना हमेशा क्वेश्चन सॉल्व। बिल shall deemed to money bill only if the contains only provision relating to the imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax, तो हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है, आर्टिकल 110 है ये। फिर मनी बिल हैज़ अ प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया और कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है। मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये तो आई थिंक थोड़ा डाउटफुल स्टेटमेंट है। मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ तो बोरोइंग है, हाँ तो ये भी होगा ही, डी वाला भी, जिसमें ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सी ऐसी है डाउटफुल स्टेटमेंट, बाकी तीनों तो सही है आपकी, राइट, तो सी होगी जो यहाँ पे नॉट करेक्ट है।
ये तो आपने अगर लक्ष्मीकांत अच्छी से पढ़ी है ना पार्लियामेंट वाला चैप्टर, तो उससे भी क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता है। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हाँ सही बात है, क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है और हर स्टेट में एमएलए जो हैं वो अलग अलग है, तो हर स्टेट के जो वोट वैल्यू आएगी वो डिफरेंट ही आएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द एमपी इन द लोकसभा इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ द एमपी इन द राज्यसभा, तो गलत बात है ये तो, क्योंकि एमपी चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो 2 इज़ करेक्ट, 2 इज़ इनकरेक्ट, ओनली 1 इज़ करेक्ट। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन इंडिया व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल of with the International Atomic Energy Agency? Civilian reactor come under the IAEA safeguard, military installation come under the inspection of IAEA, country will have privilege to buy uranium from the NSG, the country automatically become member of NSG। देखो NSG यहाँ भी पूछा गया और NSG पिछले क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी जो हम पढ़ रहे थे NSG वाला और NPT के बारे में, अब यहाँ पे इन्होंने आई है। तो न्यूक्लियर एजेंसी जितने भी बॉडी है, जितनी भी ट्रीटी है, उन सबको पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। किसी भी साल मान लो 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बार भी आ सकते हैं, तो आज सब कुछ कर नहीं सकते। तो ऑप्शन देखो ये NSG के बारे में, NSG के बारे में प्रिविलेज टू बाई यूरेनियम, कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम NSG। तो आंसर या तो इन दोनों में से होगा या तो इन दोनों में से होगा। और आइए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एडिशनल प्रोटोकॉल है, तो अगर आपने इसके बारे में थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो आपको सीधे पता लग जाता ये उसके सेफ गार्ड के अंदर रखा जाता है, राइट। और यहाँ पे आइए के बारे में बात की गई है, तो इन दोनों में भी आइए की बात की गई है, तो इन्हीं दोनों में से आंसर होगा मोस्टली, ठीक है। अब देखो सिविलियन और मिलिट्री, कोई भी कंट्री अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को आईए के अंडर में नहीं देगी, राइट। सिंपल सी बात है, तो मोस्टली आंसर इसमें जो होगा वो यही होगा, सिविलियन रिएक्टर्स, क्योंकि मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को क्यों ही कोई गवर्नमेंट अपने इंस्पेक्शन में डालेगी, क्योंकि वो मिलिट्री पर्पस के हैं, सिंपल सी चीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्री ट्रेड पार्टनर ऑफ आसियान, ठीक है। तो अब इसमें 4 4 4 4 देखो इसमें चारों में है, तो मतलब इंडिया तो होगा ही इसमें, राइट। इंडिया तो आपका कंफर्म है। अब बाकी 4 ऑप्शन है, मतलब 6 के 6 करेक्ट नहीं हो सकते, तो मतलब 4 में से आपको 2 ही, 6 में से आपको 4 ही करेक्ट हैं, राइट। एक आपको पता है, बाकी के 3 आपको निकालने कौन कौन से हो सकते हैं। अब आसियान के बारे में दिया हुआ है, तो जापान, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों आप देखोगे ना, ये तीनों आपके मतलब इसी साइड में इंडो पैसिफिक रीजन के हैं। बाकी कनाडा, यूएसए, ये तो आपके उधर पड़ जाएंगे, पैसिफिक के ईस्टर्न साइड में पड़ जाएंगे, राइट। तो मोस्टली क्या है, तो ये दोनों तो आई थिंक नहीं होंगे, 2 और 6 नहीं होंगे, तो आप ऑप्शन आपके आ गया सी सीधे। फिर देखो अगला क्वेश्चन, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 2022 में भी आया हुआ है, देख लो। GACA इज एन आउटकम ऑफ हेल्ड इन पेरिस 2015, एक फैक्ट दे रखा, मेंबरशिप एफसी डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, हो सकता है। इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ JACSA, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो तीसरा जो फैक्ट है ये भी फैक्ट है, ये तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंटरनेशनल ऐसा कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन तो क्रिएट नहीं करती, बहुत कम ही चीज़ें होती हैं जो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, राइट। तो ऐसा इंटरनेशनल में कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होती। दूसरी स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी अपने को पता है सही है, तो ये काट दो आप। 3 की तीनों सही हो, ये भी थोड़ा मुश्किल है। 2 और 3 में से देख लो, तो 3 में से आई थिंक ये भी आपका इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल क्रिएशन ऑफ GACA, तो ये भी मिला मेरे हिसाब से इंडिया तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे फैक्ट जो होते हैं कि इंडिया इंस्ट्रूमेंटल उन सारी चीज़ों में क्या पता नहीं हो, तो फैक्चुअल एक बहुत ज़्यादा, तो मोस्टली 2 ओनली ही होगा इसमें, और ये आई थिंक 2 ओनली ही सही है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान, फॉर्मेशन ऑफ ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना, ये तो थोड़ा वैसा है ना कि आप चाइना से कंपैरिजन करो, और फॉर्मेशन ऑफ ओन इंटरनेट कंपनी, ऐसा इंटरनेट कंपनियाँ तो हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है। Establishing a policy framework to encourage overseas multinational corporation that collect big data to build their large data center within our national geographic boundaries। ये तो मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ओवरसीज़ MNC को आप इनकरेज करो कि वो अपने डेटा सेंटर को इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंडर में ला करके बनाए। ये तो थोड़ा स्टेटमेंट डाउटफुल में लग रही है। फिर देखता हूँ, कनेक्ट ऑफ मेनी विलेजेस टू इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ स्कूल पब्लिक प्लेस एंड मेजर टूर, ये तो बहुत पॉजिटिव और अच्छी स्टेटमेंट है। तीसरी वाली तो सही होगी, श्योर शॉट। अब पहली अपने को पता है गलत है, तो पहली गलत हो जाएगी, तीसरी 2 बच गए आपके, तो दूसरी वाली भी डाउटफुल में ही है, क्योंकि ऐसी ही दे रखे इन्होंने, नेशनल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंडर लेके आना और ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को इनकरेज करना, इस्टेब्लिशिंग अ पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, राइट। तो दूसरी भी डाउट में, तो 3 ओनली इसमें मुझे लग रहा है, मोस्टली 3 ओनली इसका सही भी होगा। फिर देखो अब इसमें क्या है, 2 टाउन्स इन मेंशन कंट्री, किस कंट्री में, 4 में से सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, मतलब 4 में से 2 ही ऑप्शन सही हैं, 2 गलत हैं इसमें। अब आपको पहले इसमें से 2 सही निकाल लो या 2 गलत निकाल लो।
अब गलत तो पता नहीं, लेकिन सही का पता लग जाएगा। जैसे मज़ार शरीफ है, मज़ार शरीफ थोड़ा अफगानिस्तान से रिलेट हो सकता है, क्योंकि ये तीनों कंट्री मुस्लिम कंट्री है, और उधर के साइड पे आप देखोगे तो ऐसे नाम नहीं होते। अब जैसे मज़ार शरीफ ये थोड़ा पाकिस्तान अफगानिस्तान टाइप का या फिर इंडिया टाइप का, इधर का हिंदी और इंग्लिश का मिला के, हिंदी और उर्दू का नेम है ना मज़ार शरीफ टाइप में, तो ये इधर साइड ज़्यादा हो सकता है। तो अफगानिस्तान वाला तो ऑप्शन सही हो सकता है, तो इन दोनों में आ गया, तो आप 50-50 में आ गए आप इसमें 1-4-3-4। तो इसमें देख लो 1-4 हो सकता है या फिर 3-4 हो सकता है, तो मोसुल पैलेस्टाइन होगा। अब दूसरा तो आपका सीधे सीधे इसमें कट गया है, आपका 1 और 2 में, तो 50-50 में आप कर सकते हो। तो इसमें मोस्टली आई थिंक पहला और चौथा सही होगा इसमें, क्योंकि मोसुल फ़लस्तीन में नहीं है। फिर इन इंडिया द फेडरेशन स्टैब्लिश बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रेस्टिट्यूटरी पावर गिवन टू द गवर्नर। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम का, अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ से हो जाता है ये। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेचर शैल वेकेट इज ऑफिस इफ सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द असेंबली। हाँ सही बात है, क्योंकि जो स्पीकर होता है, स्पीकर क्या होता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होता है वो भी, तो अगर वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होगा तो स्पीकर कैसे बनेगा, राइट, तो उसको तो वैकेट करना पड़ेगा। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his her office immediately. Immediately ऑफिस नहीं करता, डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद जब नई बनती है, राइट, असेंबली, उसके बाद क्या नाम है, वो उस टाइम पे करता है, उसके बाद वो मतलब अपना वो करता है, वैकेट करता है ऑफिस। तो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, तो इसमें क्या ओनली 1 सही होगी। ये भी आपके लक्ष्मीकांत का डायरेक्ट है कि अगर आपने पॉलिटी के बेसिक्स कवर किए हैं तो ये भी क्वेश्चन, ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं। फिर देखो which one of the following reflect the most appropriate relationship between law and liberty? If there is a more law, there is less liberty. There is no law, there is no liberty. There is liberty, laws has to made by the people. ये तो बनाई हुई स्टेटमेंट लग रही है कि अगर if there is liberty होगी तो लॉज, लोगों इंडिया में लिबर्टी है, लेकिन लॉज लोग थोड़ी ना बनाते हैं, पीपल, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफ्टन लिबर्टी इज़ इन डेंजर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पॉजिटिव सेंस के लिए चेंज हो रहे हैं बार बार लॉज, तो उसको आप लिबर्टी ऐसे थोड़ा कर दोगे कि वो डेंजर में। तो अब आगे हम 2 बच गए हमारे पास, ए और बी। इफ़ देयर आर मोर लॉ देयर इज़ लेस लिबर्टी, अगर ज़्यादा लॉज हैं तो आपके पास लेस लिबर्टी होगी। इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लॉ और लिबर्टी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है लॉ और लिबर्टी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, मतलब इक्वल रिलेशन है। सॉरी, पहला कह रहा है कि अगर, हाँ, पहले में इन्वर्स है कि अगर ज़्यादा लॉज होंगे, जितनी ज़्यादा लॉज होंगे उतनी कम लिबर्टी होगी, और दूसरा कह रहा है अगर लॉ ही नहीं होंगे तो लिबर्टी भी नहीं होगी, राइट, और अगर लॉ होंगे तो लिबर्टी भी होगी, सिंपल सी बात है। तो स्टेटमेंट तो देयर आर मोर लॉज देयर इज़ लेस लिबर्टी, अगर ज़्यादा लॉज होंगे तो उतनी कम लिबर्टी होगी। इंडिया में इतने सारे लॉज हैं, लॉज किस लिए बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, राइट, कि आपको चीज़ों को एम्पावर किया जा सकते हैं। लॉज हमेशा पॉजिटिव नेचर में भी होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव नेचर भी होते हैं, राइट। तो मोस्टली क्या होगा, देयर इज़ अ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी, अगर लॉ नहीं होगा तो कोई आपको लिबर्टी भी नहीं होगी। हाँ, ये भी हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन बी ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि पहला उतना नहीं बैठ रहा है, पहले में दोनों सिचुएशंस आ रही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। फिर 41, नो क्रिमिनल पोस्टिंग शैल बी इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोड ड्यूरिंग सर्विस। हाँ सही है, द एमोलमेंट अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द ऑफिस ऑफ टर्म। ठीक है, ये भी लक्ष्मीकांत का एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट है, बेसिक पूछा गया है। वेल नोन बनी थनी बिलोंग्स टू किस, बूंदी स्कूल, जयपुर, कांगड़ा यार देखो आपका हिमाचल में बनी थनी है, तो आपकी रोड राजस्थान टाइप की लग रही, तो ये आपका काट दो। अब बूंदी, जयपुर, किशनगढ़, ये 3 बच गए आपके। तो अब इसमें क्या हो सकता है, बूंदी, जयपुर। अब इसमें भी अगर आप कुछ नहीं पता तो ए और डी में आ जाएगा करो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में, या तो ए होगा या तो डी होगा। तो अब बूंदी स्कूल या किशन, 50-50 में आपको इसमें करना होता, बाकी इसमें किशनगढ़ होगा आई थिंक। फिर टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस एरिया थर्ड सम टाइम इन द न्यूज़, इजराइल का है, इंडिया का है, अमेरिका का है, जापान या साउथ कोरिया का है। इंडिया का कोई भी चीज़ होता है हिंदी में नाम रखते हैं, वो ऐसे मतलब ऐसे रखते नहीं हैं। फिर आ जाओ जापान और साउथ कोरिया, जापान साउथ कोरिया भी अपने यहाँ पे थोड़ा जापानीज टाइप का नाम रखते हैं, चाइना वाले अपने चाइनीज़ टाइप में नाम रखते हैं, ठीक है। अब इजराइल और अमेरिका बच गया। अब यहाँ पे लिखा गया टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। एरिया डिफेंस के लिए तो इजराइल के पास आयरन डोम है, राइट, और उसके पास सी डोम या सी वैक्स करके उसमें नेवल के लिए है। तो इजराइल तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल के पास एरिया डिफेंस के लिए तो आयरन डोम है, तो उसमें मोस्टली क्या हुआ, सी, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। फिर देखो with reference to cultural history of India, most of the त्यागराज कीर्तिज devotional song in the praise of Lord Krishna, हो सकता है मे बी त्यागराज क्रिएट सल्वर रागास, तो हो सकता है हाँ क्रिएट किए उन्होंने सल्वर रागास। यहाँ पे एक फैक्ट भी दे रखा है लॉर्ड कृष्णा, तो मे बी लॉर्ड कृष्णा नहीं कुछ कोई और, ये भी हो सकता है फैक्ट है।
अनमचरण, त्यागराज और कंटेम्प्रीज। कंटेम्प्रीज वाले जो भी वर्ड आते हैं वो हमेशा रॉन्ग होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में यूपीएससी कंटेम्प्रीज अगर दे रही है तो वो गलत होते हैं। तो तीसरा तो काट देंगे यहाँ से, 2 और 4 आपका सीधे सीधे इसमें आंसर आ जाएगा ऐसे, राइट। अनमचर करते हैं डिवोशनल इन द प्रेज ऑफ लॉन्ग वेंकटेश्वरा। हाँ ठीक है, देख रहे हो यहाँ से। तो एक स्टेटमेंट देखा करो सबसे पहले, जो आपको लगे कि जिसको आपको ये होगी कि ये तो गलत है, अब वो मतलब आप उसको श्योर शॉर्ट होना पड़ेगा कि अब वो बड़े आप लॉजिक से लाओ, ट्रिक से लाओ, या फिर एनालिसिस से लाओ, या फिर आपको नॉलेज से लाओ, राइट। कैसे, लेकिन एक स्टेटमेंट सबसे पहले गलत लेके आया करो, फिर गलत के हिसाब से आपके बाकी आंसर आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ? लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये कौन सी रूल ऑफ लॉ में आ जाएगी? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द पीपल होती है, लेकिन पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ में क्यों आएगी? तीसरी आपकी गलत हो जाएगी। तीसरी अगर आप काट दोगे 2, 4 और 1, 2, 4 बचेगा, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी, द मनी विच इज टेंडर्ड इन द कोर्ट टू लॉ टू डिफरे द फ्री लीगल केसेस। ये तो ऐसा बनाया हुआ स्टेटमेंट है। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। हाँ। द बैंक इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, बिल्स, ड्राफ्ट, ये तो नहीं होता। द मेटालिक मनी इन द सर्कुलेशन इन कंट्री, ये भी नहीं है। सबसे वाइडर जो इन सब में देखोगे ना, ये क्या है? स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक चीज़ के लिए बताया जा रहा है। ये स्पेसिफिक चीज़ के लिए बताया जा रहा है कि चेक्स फॉर्म के, यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात की जा रही है कि मेटालिक मनी। लेकिन ये जो टर्म है ना, ये देखो कितनी ब्रॉडर स्टेटमेंट है। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब वो चेक भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, मेटालिक मनी भी हो सकता है, राइट। कोई भी चीज़ हो तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो सारे लीगल टेंडर हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। If a commodity is provided free to the people, to the public by the government, then opportunity cost is zero, opportunity cost is ignored. Ignored क्यों होगी? opportunity cost cannot be ignored, और opportunity cost can never be zero। पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। The opportunity cost transferred from the consumer of the product to the tax paying public। The opportunity cost transferred from the consumer to the product of the government, टू द गवर्नमेंट। अब देखो सी या डी में होगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो, या एनसीईआरटी में थोड़ा सा ही टॉपिक दे रखा है या आपने कि बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल सा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर मतलब कोई सामान जो है वो गवर्नमेंट पब्लिक को दे रही है, तो उसकी कॉस्ट एक्चुअल में कौन बियर करेगा, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? एक में कह रहा है कि गवर्नमेंट बियर करेगा, एक में कह रहा है टैक्स पेइंग पब्लिक बियर करेगी। तो हाँ, मोस्टली कौन बियर करेगा? टैक्स पेयर पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स वाले लोग ही दे रहे हैं। एट लास्ट जो सबसे ज़्यादा भार पड़ेगा किस पे पड़ेगा? टैक्स के लोगों पे ही पड़ेगा ना, क्योंकि उन्हीं लोग को तो पैसा देना है गवर्नमेंट वहीं से तो देगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे शिफ्ट हो जाएगी? वो हो जाएगी टैक्स पेइंग पब्लिक पे। सी इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट द हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि मतलब पर कैपिटा रियल जीएनपी बढ़ रही है, ठीक है, एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उतना नहीं बढ़ रहा। क्यों? इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल टू कीप विद द एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप विद इंडस्ट्रियल आउटपुट। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इम्पोर्ट ग्रू फास्टर देन एक्सपोर्ट। अब ये देखो, अब यहाँ कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही, मतलब रियल पर कैपिटा रियल जीएनपी, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है पर कैपिटा वो तो इंक्रीज़ हो रहा है कि लोगों के पास ऐसा है कि हाँ वो बढ़ रहा है कि उनकी ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, राइट। लेकिन उसके बाद भी क्या नाम है, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स, क्योंकि ये तो नहीं होगा। एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स, ये दोनों ऑप्शन ही सेम तरीके से बनाए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो मोस्टली क्या होगा? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, क्योंकि पॉवर्टी भी इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है, इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा जीएनपी बढ़ रहा है उतना ही पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, राइट। तो इसमें आपका सीधे से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज़ बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल करता है इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल करने के लिए, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात की गई है, राइट। तो इंडिविजुअल, ये तो बनाई हुई स्टेटमेंट लग रही है। इंक्रीज इन द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है तो ये हो सकता है कि लोगों की स्किल बढ़े, नॉलेज बढ़े। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, ह्यूमन कैपिटल जो होती है वो टेंजिबल वेल्थ में नहीं आती है। एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ, तो यहाँ अब इसमें देखो या तो टेंजिबल होगी या इंटेंजिबल होगी, 3, 4 में से एक ही होगी, राइट। 3, 4 एक साथ हो नहीं सकती, ये ऑप्शन आप सीधे सीधे काट दो, ऐसे भी कर सकते हो। और पहला तो गलत ही होगा, तो पहला भी गलत है। अब दूसरी सही है और चौथी सही है, दूसरी चौथी ये हो गया आपका।
डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन may not retain significant output due to weak administrative illiteracy specific problem high capital output ratio। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से आंसर निकाल सकते थे। पहला देखो यहाँ पे कैपिटल की बात की गई है, यहाँ आउटपुट की बात की गई है, और इस ऑप्शन में देखो हाई कैपिटल आउटपुट की बात की गई है, राइट। तो हाँ ये हो सकता है। बाकी ये देखो एक तरीके तो ऐसे आंसर आपका आ जाता है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। बाकी दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्री, ये स्पेसिफिक चीज़ है, लिटिल लिटरेसी है स्पेसिफिक चीज़ है, हाई पॉपुलेशन स्पेसिफिक चीज़ है। लेकिन हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो ये क्या है, ब्रॉडर सेंस में कैपिटल और आउटपुट की बात की गई है। बाकी अगर आपको हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो पता होता है तब तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेते, राइट। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर इन चीज़ों में आप ऐसे निकाल सकते हो कि देखो कैपिटल आउटपुट दोनों की बात की गई तो, और यहाँ पे भी हाई कैपिटल आउटपुट की बात की गई है। और यहाँ कह रहा है नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज, तो इसका मतलब हाई है कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसी वजह से रिजल्ट नहीं हो रहा। अगर लो होता तो क्या होता, फिर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो होता कि मतलब हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती, ठीक है। अब देखो आफ्टर द संथल अपराइजिंग measure taken by the colonial government, the territories called Santhal Parganas was created। हाँ, it became illegal for Santhal to transfer land to non Santhals। तो इसीलिए तो प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि बाहर के लोग आ रहे थे संथल्स के एरिया में, तो इसीलिए उन्होंने फिर वो कर दिया था कि जो लैंड है वो अब नॉन संथल्स को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। तो ठीक है, दोनों बोथ 1 and 2 सही है। फिर देखो इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया रूल इन द 19th century वॉज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये पॉजिटिव है। इन ग्रोथ ऑफ द नंबर इन इंडियन ओन फैक्ट्रीज, ये भी पॉजिटिव है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, ये भी पॉजिटिव में एक ये है निगेटिव सेंस में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब ये पूछ रहा है रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द 19th century। 19th century मतलब 1801 से 1900 मान लो, ठीक है, ये हो गई, ये आपकी 19th century है। अब इसमें देखो ब्रिटिश रूल में ना जो भी चीज़ें हुई थी ना वो इंडिया को निगेटिवली इम्पैक्ट की थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें निगेटिवली इम्पैक्ट की थी। अब ये कह रहे हैं इंक्रीज ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, तो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट बड़े थोड़ी ना थे, ये तो आप पॉजिटिव सेंस में दिखा रहे हो, बल्कि वहाँ और इंडिया पे जो इम्पैक्ट हुआ था निगेटिव सेंस में हुआ था, पहला स्टेटमेंट नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, ये भी नहीं होगा, इंडियन ओन फैक्ट्रीज मतलब इंडिया के लोग ओन कर रहे थे फैक्ट्रीज का, ऐसा तो नहीं हुआ था। फिर चौथा देखो इंक्रीज रैपिड इन अर्बन पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज हुई थी अर्बन पॉपुलेशन को, ये भी आप पॉजिटिव सेंस में दिखा रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश एग्रीकल्चर, तो हाँ ब्रिटिश एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हुआ था। इंडिगो उगाना चालू करवा दिया था उन्होंने, ओपियम, सैल्ट पीटर, राइट, और भी जो आपके क्या नाम है ये ऐसी कैश क्रॉप्स जो थी, राइट, उन सबको उन्होंने मेनली उस पर फोकस किया गया था। तो आंसर क्या होगा, सी। फिर देखो इफ़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर अंडर द रूल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टिकुलर स्टेट, देन असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजोल्व, ऑटोमेटिकली डिजोल्व नहीं होती है, सस्पेंड किया जाता है। द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ डेट स्टेट शैल बी एक्सेल बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, हाँ ये सही हो सकता है, आर्टिकल 19 सस्पेंडेड, ये भी गलत है। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द स्टेट, नहीं प्रेसिडेंट नहीं बनाते हैं लॉज, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं उसकी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो आपका लक्ष्मीकांत का नॉर्मल से, अगर आपने इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ से क्वेश्चन, पॉलिटी क्वेश्चन आसान होते हैं, पॉलिटी बेसिक पूरी कवर करके जाना। फिर देखो पथकुली सॉल्स और तमिलनाडु, तो पथकुली तमिलनाडु हो सकता है। सूजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र, उपड़ा कर्नाटका, तो इसमें एक तो सही लग रहा है, दूसरा सूजनी तो मतलब ऐसा महाराष्ट्र का टर्म नहीं लग रहा मुझे, ये तो मतलब यूपी बिहार टाइप का साइड का टर्म लग रहा है। तो दूसरा तो डाउट में गलत लग रहा है, तो 1 on 3 में आंसर आ जाओ। तो 1 on 3 में तो 1 ही ज़्यादा सही लग रहा है, ऐसे तो ऐसे 1 आंसर आ जाएगा आपका। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ जीपीएस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, जीपीएस टेक्नोलॉजी किस एरिया में यूज हो सकते हैं, मोबाइल ऑपरेशन, बैंकिंग, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, हाँ तीनों में हो सकती है, 1 2 3 कहीं भी पॉसिबल है। कहीं भी अगर पावर ग्रिड को कंट्रोल करने में भी जीपीएस किसी ने अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दिखा दिया तो फिर आप कैसे बोलोगे, तो हो सकता है भाई इस एरिया में इस टेक्नोलॉजी को ऐसे इस पावर ग्रिड को इतने टाइम पे रेगुलेट करना है नहीं करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो उसको यूज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मैनेज करती है सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक। ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ठीक। ट्रेजरी बिल ऑफ आर इशूड एज अ डिस्काउंटेड फ्रॉम द पार वैल्यू, हाँ ये भी सही है, 2 and 3 होगा इसमें आई थिंक, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील करती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ को फिर डील कौन करेगा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करेगी तो, राइट, तो वो भी करती है। और ट्रेजरी बिल देखो ये इस बार 2023 में भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ट्रेजरी बिल हो गए, कॉमर्शियल पेपर हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, प्रॉमिसरी नोट हो गए, पार्टिसिपेटरी नोट हो गए, ये सारी चीज़ पढ़ के जाना, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं।
द अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है रिजर्व हुआ है हर 5000 ईयर्स में, हाँ ठीक करेक्ट। व्हेन अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4 मिलियन एग और देयर वाज 54% ऑक्सीजन, नो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कैसे कह सकते हो आप कि नो कार्बन हुआ है? तो ये तो रिजिड स्टेटमेंट हो गई। वेल लिविंग ऑर्गेनिज्म दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, हाँ ये भी ठीक है। तो 1 और 3 आ गई आपकी, सिंपल सी। फिर देखो द टर्म वानाक्राई पेटिया इटर्नल ब्लू समटाइम एक्सोप्लैनेट क्रिप्टोकरेंसी साइबर अटैक मिनी सैटेलाइट। वानाक्राई मतलब रोना चाहते हो क्या? अब रोना चाहते हो तो इसके ऐसी एक्सोप्लैनेट तो नाम नहीं रखेगा कोई, और मिनी सैटेलाइट का नाम भी कोई वानाक्राई नहीं रखेगा, राइट। अब वानाक्राई 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो क्रिप्टो करेंसी होगी या तो साइबर अटैक। और वानाक्राई मतलब रोना चाहते हो क्या, तो मतलब जरूरी कोई अटैक करके रुलाएगा तो साइबर अटैक ही हो सकता है, इसमें आंसर ज़्यादा सर तो साइबर अटैक इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इन इंडिया एग्रीकल्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर? अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिस, अडॉप्टिंग मिनिमम टिल, अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू, अडॉप्टिंग स्पैटिकल टेम्परेयर एंड सीक्वेंसर रोटेशन। ये देखो ये एक निगेटिव सेंस की है, ये एक निगेटिव सेंस में, अडॉप्टिंग मिनिमल टिल पॉजिटिव सेंस में, यूजिंग क्रॉप्स टू कवर सरफेस पॉजिटिव सेंस में, अडॉप्टिंग स्पैटिकल एंड टेम्पोरल क्रॉप, सीक्वेंसिंग क्रॉप रोटेशन, तो ये भी पॉजिटिव सेंस में। ये 2 चीज़ें जो अवॉइड करने के बारे में बात करिए, बाकी सारी चीज़ें क्या करें, अडॉप्ट करने के बारे में बात करिए पॉजिटिव सेंस में। और 5 में से 3 का रूल मोस्टली, अगर 3 ऐसे आपको लग रही है तो समझ लो स्टेटमेंट सही है। 5 में से 3, 2 4 5, 2 4 5, ऑप्शन सी इसमें सही है। पहला और तीसरा गलत है, क्योंकि ये दोनों निगेटिव सेंस में और अवॉइडेंस की बात कर रही हैं ये, और बाकी 3 अडॉप्ट करने के लिए बात कर रही हैं। फिर देखो 6 मास एक्सटेंशन, इसका क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ आई थिंक। 6 मास एक्सटेंशन के बारे में बात की गई। वाइड स्पेस मोनोकल्चर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग, ये किसके बारे में बात कर रहा है? प्रैक्टिस एग्रीकल्चर और लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ नेटिव गुड इकोसिस्टम, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? पॉसिबल कोलिशन मेटेओराइट विद द अर्थ इन द हैपेंड 65 मिलियन दैट कॉज द मास एक्सटिंक्शन स्पीशीज डायनासोर्स। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की ये बात कर रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है मैनकाइंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पोल्यूशन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो इन चारों ऑप्शन में देखो ये स्पेसिफिक सेंस में सी एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात कर रहा है, ये मीटियोर उसके बारे में बात कर रहा है, ये भी स्पेसिफिक सेंस में। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात कर रहा है, ये भी स्पेसिफिक सेंस में। और ये मैनकाइंड के ओवर एक्सप्लॉयटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये पूरे नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहा है, ये ब्रॉडर सेंस में बात कर रहा है। नेचुरल रिसोर्स में सारे आ जाएंगे, एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी आ जाएगा, जीएम क्रॉप्स भी आ जाएंगे, उसमें जो मॉडिफिकेशन हो रही है, राइट। तो ऑप्शन डी जो है वो सबसे करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये ब्रॉडर सेंस में और बाकी के ऊपर जो 3 चीज़ें वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, राइट। तो ऐसे आपका इसका भी आंसर आ गया। फिर देखो आईआरएनएस की बात कर रहा है 61 क्वेश्चन। आईआरएनएस कह रहा है कि 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में, 4 सैटेलाइट जियो सर्कुलर ऑर्बिट में, हाँ ठीक है मान लिया। फिर आईआरएनएस कह रहा है कि इंडिया और अबाउट 5500 किलोमीटर अब्रॉड इट बॉर्डर्स, तो ये देखो 5500 कह रहा है, तो यहाँ पे एक फैक्ट आ गया। फैक्ट आते ही इसको डाउट में डाल के क्रॉस कर दो। इंडिया विल हैव ओन सैटेलाइट नेटवर्क विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडिल ऑफ 2019, ये भी एक प्रेडिक्शन कर रहा है स्टेटमेंट में। और वैसे भी एक फैक्ट दे रखा है कि 2019 तक नहीं आई, तो अभी भी नहीं आई फुल ग्लोबल कवरेज, तो अभी आप कैसे कह लोगे? तो राइट, तो इसमें क्या होगा? पहला ही सही होगा। दोनों में फैक्ट हैं और ऐसी प्रिडिक्टिव बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी जनरल स्टेटमेंट नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएंगी। आईआरएनएस यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये वाला स्पेस साइंस एंड टेक के सेक्शन में, तो इसको पढ़ के जाना अच्छे से। फिर देखो लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, हाँ यूनिवर्सल कांस्टेंट मैटर एज सराउंडिंग स्पेस, विच ऑफ द प्रेडिक्शन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ्टन डिस्कस्ड इन मीडिया। तो लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, हाँ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग मैटर एज सराउंडिंग, हाँ ये तीनों चीज़ें बताई थी उन्होंने, इक्वल टू mc² 1 2 3 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम मस्टर्ड के बारे में बात कर रहा है, जिसका नाम क्या है? धारा। जीएम मस्टर्ड है जीन्स ऑफ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव्स द प्लांट टू प्रॉपर्टी पेस्ट रेजिस्टेंस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट। वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट, क्योंकि अगर उसमें कोई भी एक जेनेटिक डाले जाएंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पेस्ट के रिगार्डिंग डाले जाते हैं ना। वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट, तो ये थोड़ा वैसा लग रहा है। और सॉइल का बैक्टीरिया, ठीक है। जनरल मस्टर्ड जीन्स दैट अलाउ द क्रॉस पॉलिनेशन है, हाइब्रिडाइजेशन, तो हो सकता है। जीएम मस्टर्ड हैज़ डेवलप्ड जॉइंटली बाय द एआरआई एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये 2 फैक्ट है। तीसरा तो ऐसे गलत कर सकते हो आप, तो ओनली 2 आंसर आपके पास सीधे सीधे आ गया इसमें। बाकी एग्रीकल्चर, पंजाब एग्रीकल्चर नहीं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। और वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट नहीं होगा इसमें, सिंगल वैरायटी होगा मेरे हिसाब से तभी।
तो ऐसे हो जाएगा। फिर देखो ब्लॉकचेन जो है एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, हाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्रिस्पर Cas9 ये भी यूपीएससी का PYQ अगर पढ़ा होता पता, पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। एक सही एक गलत आपको पता लग गया, दूसरा सही है तीसरा गलत है, तो 2 आंसर से आपका सीधे आ जाएगा। बाकी बेलिटो एक्सपेरिमेंट ये भी आपका गलत दिया, ये पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है बेलिटो एक्सपेरिमेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें अब कैसे आप लोग सोच रहे होगे कि इतनी सारी चीज़ें आपको पता है, आपने पढ़ा होगा ये, तो कैसे पढ़ा? ये सारी चीज़ें PYQ हैं। अगर आप PYQ पढ़ लो तो आपके 60 to 70% और आपने बेसिक कर लिए, राइट, तो 60 to 70% आपका बेसिक से वहाँ से कवर हो जाएगा। और अगर आपने बेसिक भी कर रखे तो 90 to 95% पेपर आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। अगर आपने बेसिक्स और PYQ कर लिया, आपका पेपर खत्म है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द कार्बन फर्टिलाइजेशन? इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। नाम क्या दिया है? कार्बन प्लस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे हमें देखना है, यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहा है, फर्टिलाइजेशन का ऐसा कुछ रोल है नहीं कार्बन में इसमें। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द ओशियन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, एडाप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन अर्थ द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट बाय द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो फर्टिलाइजेशन की जो बात है ना, इन चारों में देखोगे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में हो रही है, ऑप्शन नंबर 1 में, कि इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, जो फर्टिलाइजेशन की वजह से प्लांट की ग्रोथ जो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी देखो सब में स्टेटमेंट सेम ही है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो सारी सेम है, बस ऊपर की चीज़ें आपको देखनी है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है कि एसिडिटी ऑफ द ओशियन है कि एडाप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन अर्थ है या फिर प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात की है, फर्टिलाइजेशन किससे रिलेटेड होगा? ग्रोथ से रिलेटेड होगा, किसी चीज़ का रिप्रोडक्शन, राइट। तो ग्रोथ किसकी हो रही है? यहाँ पे प्लांट की हो रही है जिसमें बात की गई है। फिर देखो, विन द अलार्म ऑफ मॉर्निंग स्मार्टफोन रिंग इन द मॉर्निंग यू वेक अप टाइप ऑफ द स्टॉप विच कॉजेज गीजर टू बी स्विच ऑन ऑटोमेटिकली। द smart way in your bathroom shows the day, also indicate level of water in the over tank. After you show some groceries from the refrigerator, making it recognize the shortage of stock in place and out of supply of the fresh good. When you step out of your house, the locked door, all light fan geyser machines switch off automatically. On your way to office, your car warns you about traffic congestion ahead and suggests an alternative route. If you are late for the meeting, it sends a message to your office accordingly. In the context of emerging communication technologies, which of the following best applies the term? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल नहीं है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, वर्चुअल नेटवर्क नहीं है, बचा क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही है, राइट, की सारी चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ देना। उसमें इसमें क्या बताया गया? आपका गीजर, घर, आपकी कार, आपकी मीटिंग शेड्यूल, हर एक चीज़ आपके इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो आपकी जैसे जैसे शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें चल रही, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिंपल आंसर। फिर विद रेफरेंस टू द सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन द फोटोवोल्टिक यूनिट्स। तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, थर्ड लार्जेस्ट एक फैक्ट दिया हुआ है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड पे आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है। द सोलर पावर टैरिफ आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सोलर पावर टैरिफ क्यों डिसाइड करेगी? टैरिफ तो वो होता है ना कि यार पैसे लेने के लिए, तो वो तो फिर गवर्नमेंट ऐसे डिसाइड करेगी, सोलर पावर कॉर्पोरेशन को क्यों डिसाइड करने को दिया जाएगा? दूसरी तो गलत हो जाएगी, और पहली भी मेरे हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट यहाँ लिखा है, गलत ही होगा ये। आई थिंक इसमें नाइदर 1 नाइदर 2 ही होगा इसमें। स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश टू इंडिया फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th century वॉज रॉ कॉटन, ऑयल सीड, ओपीएम, शुगर, साल्ट, जिंक। शुगर तो होगा नहीं इसमें, सीधे काट दो। कॉपर, गोल्ड, स्पाइसेस, टी। स्पाइसेस एंड और टी तो ये बाद में की जा रही थी, यहाँ पे इन द मिडिल ऑफ 18th century, मतलब 1750 की बात की जा रही है। 1750 तक तो कॉटन, सिल्क, पीटर, ओपीएम, तो हाँ यही होते थे, कॉटन, सिल्क, सैल्पीटर और ओपीएम। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये चारों चीज़ें पहले से थी। स्पाइसेस और टी तो बाद में वो उन्होंने करना चालू किया है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह कब? 1917। एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर स्टूडेंट एंड मूवमेंट, ये नहीं होगा। ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन लोगों का कब चालू हुआ था? मोस्टली एनसीएम से हुआ था। फिर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया, ये भी नहीं होगा। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू द इंडियाज नेशनल मूवमेंट, हाँ ये हो सकता है, पीजेंट के लिए। ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एंड कैमल चिकन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ हिंद मजदूर सभा 1948, ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होगा तभी कर पाओगे। बाकी इसमें कौन होंगे? टी.एस. रामानुजम, जी.जी. मेहता, अशोक मेहता, विलंगम पंतलू, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल, 1948 की बात कर रहा है ना,
जीएस और तो इसमें अगर आपको पता है तो ही होगा आंसर, वैसे तो ये इसमें डी होगा, अशोक मेहता, टीएस रामानुजम, जी मेहता। अब देखो विथ रेफरेंस टू रिलीज एक्सपेक्टेड इन द इंडिया, स्थांकावासी सेक्टर बिलोंग टू, स्थांकावासी किससे बिलोंग करते हैं, तो ये जैनिज्म से करते हैं आई थिंक स्थांकावासी। हाँ, इसरावर्दीन जो हैं वो बुद्धिज़्म के होते हैं, बाकी स्थांकावासी जैनिज्म के हैं। जैनिज्म बुद्धिज़्म हर साल क्वेश्चन आता है हर, और बाकी इस वीडियो को तो ना लास्ट तक देखना, लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। 72 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट मार्बल वाज यूज्ड इन द बुलंद दरवाजा एंड खाने का फतेहपुर सीकरी, नहीं वाइट मार्बल वहाँ नहीं यूज़ हुआ है। रेड सैंडस्टोन इन मार्बल वाज यूज्ड इन बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ, नहीं यहाँ पे भी नहीं हुआ है। तो नाइदर 1 नाइदर 2, ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होता हिस्ट्री की तो एनसीईआरटी में ही साफ साफ ये चीज़ें दी हुई हैं। हिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी और लूसेंट इनफ है, मोर देन इनफ है अगर आपने ये दो चीज़ें पढ़ ली। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स एलॉबरेट डिस्कस डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया, फ्रांसिस बर्नर, जेम्स ट्रेनियर, जेम्स अबे बॉलमंद कैरे, तो इसमें जेन बैप्सन ट्रेनियर है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पढ़ी है तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका ये सारे क्वेश्चंस। विथ रेफरेंस यू अमंग द फॉलोइंग द फ्यूचर बुद्धा येट टू कम, तो से अवलोकेश्वरा, लोकेश्वरा, मैत्री, पद्मपनी, इसमें क्या है मैत्री। फिर से देखो बुद्धिज़्म का क्वेश्चन आ गया, ठीक, ये हो गया, ये भी आपका आसान सा ही क्वेश्चन था मैत्री का। ये तो वैसे अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो आप कर सकते हो, बाकी इसमें तो आपको थोड़ा फिर डाउट में जाना पड़ता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इल्यूज। अब देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं लॉजिक वाले क्वेश्चंस कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगाना पड़े, क्योंकि ऐसे आपने पढ़े भी हैं तो भी नहीं समझ में आएगा आंसर क्या होगा। टू नॉट अप्लाई ना, टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी स्टैंडिंग अदर एक्सपेंस, ये तो था। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, तो ये भी हो सकता है। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, टू स्टैब्लिश ब्रिटिश मॉनिटरी, तो ये तो था। अब आप किस में बच जाओगे, आप बी और सी में आप बच जाओगे कि वो नेपोलियनिक डेंजर को सेव करने के लिए था कि या फिर उसमें सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। तो बेसिकली वो जो इनकम लेते थे, इनकम भी उतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ से उनके पास बहुत सारे इंडिया के राइट तो आ ही चुके थे, राइट। और देखो लॉर्ड वेलेस्ली, अब देखो पीवाईक्यू करने का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पूछा, एक क्वेश्चन और आएगा आर्थर वेलेस्ली और उसके बारे में पूछा गया है, राइट, रिचर्ड वेलेस्ली। तो अगर आपने वेलेस्ली का करा होता तो क्वेश्चन आपके हो जाते आराम से। तो इसमें मोस्टली होगा क्या, फिक्स्ड इनकम, मेरे हिसाब से तो सिक्योर फिक्स इनकम ही होगा इसका कि नॉट अप्लाई, क्योंकि गवर्नमेंट उनको ऑलरेडी इतने सारे दीवानी और उस जगह के राइट वगैरह आ गए थे, तो गवर्नमेंट उनके पास सिक्योर हो गया था, उनको बस अपने बॉर्डर अब देखने थे, राइट, कि नेपोलियनिक डेंजर से अपने आप को बचाने के लिए। तो ये भी आपका अप्लाई होगा क्योंकि नेपोलियन का खतरा उस टाइम मंडरा रहा था। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, चार्टर ऑफ 1813, हाँ 1 लाख रुपए की बात की गई थी। ओरिएंटल इंग्लिश कंट्रोवर्सी, हाँ इसकी भी बात की। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये भी था, इसी चीज़ के रिलेटेड ये आया था और इसी में फिर ये हुआ थी, तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम का है, अगर स्पेक्ट्रम पड़ी होती तो यहाँ से ये हो जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल लेक, कोलेरू आर्टिफिशियल नहीं, नैनीताल नहीं है, रेणुका ये हिमाचल प्रदेश की, ये भी नहीं, तो बचा गया कोडाई कनाल। तो बस हो गया सीधे। ये तीनों क्या है, रामसर साइट्स, ये दोनों रामसर साइट्स हैं। अगर आप रामसर साइट्स भी पढ़ी होती तो भी 2 50-50 में आ जाते, और नैनीताल तो पता ही है सबको। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एक मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया, पहले काट दो, मिनिस्ट्री का नाम आते ही गलत होता है। इट इज़ अमंग द अदर थिंग विल आल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल इंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंस एंड डिजिटल, हाँ ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इट एम्स टू अलाइन कॉम्पिटिशन ऑफ अंडर वर्कफोर्स टू कंट्री नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, हाँ ये भी ठीक है। 2 and 3 आंसर आ गया। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज स्वराज्य सभा ऑल इंडिया होम रूल लीग, स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्लियर, सबसे पहले क्या हुआ था, स्वामी दयानंद इस्टेब्लिश आर्य समाज। स्पेक्ट्रम से ये तो स्पेक्ट्रम पड़ी होती तो वहीं से हो जाता, ये कब 1875 का केस है आई थिंक। फिर दीनबंधु नीलपत्र, नील दर्पण, नीरदर्पण कब लिखी, नीरदर्पण किस पे है, इंडिगो रिवॉल्ट पे लिखी है, ये भी PYQ है, क्वेश्चन पूछ चुके हैं यूपीएससी इस पे, ठीक है, नील दर्पण पे। ये कब आई थी, ये 1890 या 96 में आई थी आई थिंक। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखी है। सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट टू बिकम द सर्विस एग्जाम, ये 1863 में है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, राइट, हाँ, क्योंकि ये तो 1863 का है। बाकी ये तीनों चीज़ें तो आपको स्पेक्ट्रम में ही मिल जाएंगी, स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ी है, थोड़ी सी बेसिक अच्छे से कवर की हैं। चलो ये हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैवी एंड सैंड माइनिंग इन द रिवर बेड, डिक्रीज इन सैलिनिटी इन द वाटर, डिक्रीज की होगी, सैलिनिटी तो इंक्रीज होगी अगर सैंड माइनिंग हो रही है। पहले देखो ऐसे थी, इसमें नदी जा रही है, ठीक है, अब सैंड माइनिंग हुई तो अब नदी पहले ऐसे थी, ठीक है, यहाँ पानी जा रहा है, सैंड माइनिंग हुई तो अब क्या हुआ, नदी का जो रिवर बेड है वो बढ़ गया, अब पानी इतना जा रहा है, तो अब धूप इतने सारे पे पड़ेगी ना, तो पानी ज़्यादा इवेपोरेट होगा, तो पानी तो यहाँ की सैलिनिटी तो बढ़ेगी ना, पानी जितना बढ़ेगा तो नमक बच जाएगा, तो सैलिनिटी तो बढ़ सकती है, डिक्रीज़ क्यों होगी। तो पहला गलत, पोल्यूशन ग्राउंड वाटर हो सकता है, लोवरिंग ऑफ ग्राउंड टेबल, तो ये भी हो सकता है। 2, 2 and 3 आंसर आ गया आपका इसमें। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द एग्रीकल्चर सॉइल कंसीडर द फॉलोइंग, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इज ड्रास्टिकली रिड्यूस इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर हाई ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में तो ड्रास्टिकली रिड्यूस क्यों होगा भाई, सीधी बात है, अगर ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ज़्यादा है तो उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी तो बढ़ेगी ना, उसमें और पानी रिटेन होगा, और रिड्यूस ड्रास्टिकली रिड्यूस क्यों होगा। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, ये कैसे कह दिया आपने, क्या पता करता हो। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट सैलिनेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड, हाँ हो सकता है, जनरल स्टेटमेंट है और उतनी फैक्चुअल भी नहीं है, लिखा है सैलिनेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड, तो हो सकता है, ऑल भी नहीं लिखा है यहाँ पे, तो तीसरी स्टेटमेंट सही है, ये हो गया। फिर पेज, अ यूएन मैकेनिज्म असिस्ट कंट्री टुवर्ड अ ग्रीनर ए मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्जेड, समिट 2002, यूनाइटेड नेशंस 2012, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट 2015, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2006, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी की बात की गई है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही था, लेकिन ये आई थिंक 2012 में आया था, Rio+20, Rio+10, हाँ इसमें आया था, तो इसमें आई थिंक यही है आंसर बी। बाकी इसमें तो अब थोड़ा आपको अगर पता है तो आप कर सकते थे, बाकी ऐसा इसमें थोड़ा आपको डाउट में होगा, क्योंकि अब इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ये 2002 है, 2012 ये 2016 है, तो इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो जाता कि। फिर देखो 3D प्रिंटिंग की बात की गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रिपरेशन हो सकता है, बायोनिक ईयर हो सकता है, एडमोटिव, हाँ सर्जरी, तो हाँ और 5 पे ही हो सकता है ये, तो 3D प्रिंटिंग का तो किसी भी सेक्टर में यूज़ हो सकता है ना। बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, हाँ इट लाइज इन 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार, तो फैक्ट दे रखे इतने सारे, 140 किलोमीटर 14 हो ईस्ट की जगह, वेस्ट हो ग्रेट निकोबार जगह लिटिल निकोबार हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। दूसरा तो आपका सीधे सीधे फैक्ट गलत है, काट दो। द लास्ट टाइम बैरन वाज एक्सपेंड 1991, एक फैक्ट दे रहा है, इज रिमेन इनएक्टिव सिंस देन, तो इसमें भी फैक्ट वगैरह दे रखे चाहिए, तो पहली तो डाउट में डाल दो, दूसरी और तीसरी डाउट में वन ओनली आंसर में डाल दो, आप सीधा आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसोपिस जूलिफोरा, प्रोसोपिस जूलिफोरा, ठीक है। अब इसका पूछा है मेंशन इन द न्यूज़, ये क्या है, तो मोस्टली ये क्या है, ये इन्वेजिव स्पीसीज़ है, इन्वेजिव स्पीसीज। बबूल का नाम सुना है ना, तो बबूल को प्रोसोपिस जूलिफोरा बोलते हैं। इस टाइप वाइडली यूज इन द कॉस्मेटिक, टेंड टू रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया विच ग्रोथ, हाँ ठीक है। एक्सट्रैक्ट इन विच सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स, नहीं, नन ऑफ द अबव, ये तो होगा नहीं, नन ऑफ द अबव, तो मोस्टली यही है, बी है, क्योंकि प्रोसोपिस जूलिफोरा का यही होता है कि जहाँ पे आती है इन्वेजिव स्पीसीज, काम ये होती है कि वहाँ की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी होती है उसको रिड्यूस कर देती है। मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर, हाँ ठीक है। मोर देन 1/3 ऑफ द कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस, इन ठीक है। कोरल रीफ्स होस्ट मोर नंबर ऑफ फाइल एनिमल्स देन होस्टेड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हाँ ये भी ठीक है। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है इसमें कोरल रीफ में। कोरल रीफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, पढ़ के जाना। फिर देखो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट चेंज इज अ इनिशिएटिव लॉन्च बाय आईपीसीसी। आईपीसीसी क्यों करेगी, आईपीसीसी ऐसी चीज़ें नहीं करती। आईपीसीसी का काम है रेड लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, ये सारी चीज़ें निकालना। आईपीसीसी है ना वो रेड लिस्ट जो निकालते हैं, आई थिंक इंटरनेशनल फैम, नहीं आईपीसीसी नहीं, वो दूसरी चीज़ है। यूएनईपी, यूएनएफसीसी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, तो ये आई थिंक यूएनएफसीसी का काम है सेक्रेटेरिएट का। बाकी यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ के जाना और यूएनईपी के बारे में भी, इन दो चीज़ें। आईपीसीसी का भी क्वेश्चन देखो 2022 में आया हुआ है, डब्ल्यूएमओ का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको पढ़ के जाना आप। संस्कृत कॉलेज बनारस, विलियम जोन्स ने नहीं किया था, जोनाथन डंकन ने किया था, ये आपका स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है साफ साफ। कैलकाटा मदरसा वेरेनास्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेस्ली। देखो थोड़ी सी चेंज कर दी है, रिचर्ड वेलेस्ली की जगह इन्होंने आर्थर वेलेस्ली कर दी है नाम में। आपने वेलेस्ली पढ़ा होता तो लोगों को लगता है हाँ ठीक है वेलेस्ली था, राइट।
इसमें क्या होगा आपका ओनली सही होगा। तो बेसिक जो है ना आपके स्पेक्ट्रम वगैरह, लक्ष्मीकांत, ठीक है, इन्वायरमेंट के बेसिक्स, इन सबको अच्छे से करके जाना, एनसीईआरटी वगैरह। फिर कैटलोनिया स्पेन, ये दो कैटलोनिया देखो 2023 में भी आया, आई थिंक 2023 या 2022 में आया वो कैटलोनिया के बारे में स्पेन। पहला आपको सही है, क्रीमिया हंगरी में नहीं है, क्रीमिया तो कहाँ यूक्रेन के पास है ना, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। पहला सही है तो 1 और 3 आपका ऐसे ही आ जाएगा सीधे, और मेरा नाइजीरिया, ठीक है, ऐसे आंसर इसमें आ जाएगा आपका। बाकी इन सब टॉपिक को आप अच्छे से करके जाना। फिर देखो, द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन इंडिया, स्टेट इन इंडिया। हाँ, ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार कहाँ कहाँ पे है, रशिया में है और चाइना में है, तो और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो वैसे ही कम्युनिज्म है ना, तो वहाँ डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। डेमोक्रेसी में कम्युनिस्ट सरकार कहाँ बनी है, सब इंडिया में ही बनी है, ऐसी जगह पे। India's largest bank, Imperial Bank of India, was renamed SBI. Air India was nationalized and became national carrier. Goa was a part of independent India. ठीक है। Which of the following correct chronological sequence of the above event? 4-3-4-3, मतलब 4 और 3 में से एक सबसे पहले आएगा। तो गोवा कब हुआ था पार्ट? 1861 में हुआ था आई थिंक ये। और एयर इंडिया नेशनलाइज, तो सबसे पहले 3 आ जाएगा मेरे हिसाब से। 3 आ गया तो अब इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। 3 के बाद 2 और 1 में से देख लो पहले क्या हुआ होगा। तो पहले SBI हुआ है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले SBI का होना चाहिए। तो 3 और 2 1 4 ये ऐसे आना चाहिए, 3 2 1 4 यही आएगा आंसर आई थिंक। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो आर्टिकल 21 है सीधा सीधा। फिर देखो यहाँ पे MSP के बारे में पूछ लिया कि MSP कौन कौन सी है। देखो यहाँ पे एक और टर्म दिया हुआ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया चुका है। देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं। टर्मरिक पे MSP कभी नहीं होता, कॉफ़ी पे नहीं होता। 3 7 आपका सीधे सीधे काट दो, 3 यहाँ से कट गया, 3 यहाँ से कट गया, 3 यहाँ से कट गया, बचा क्या? ऑप्शन बी आपका इसमें सीधे सीधे ऐसे आ गया आंसर। बार्ले होता है, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सीसम ये होता है, रक्का नट नहीं होता, राइट। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस पे है? अरुणाचल में है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में नहीं है, तो नॉर्मल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पूरी, तभी आपकी कुछ प्रिपरेशन चल रही है। अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कत है आपके लिए। फिर देखो PSLV के बारे में, PSLV लॉन्च सैटेलाइट यूज फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग वेयर GSLV आर डिजाइन मेनली लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हाँ ठीक है, GSLV उसी के लिए यूज़ होता है। सैटेलाइट लॉन्च बाय द PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई एज व्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द अर्थ। ये तो पोलर सैटेलाइट्स होती है ना, GSLV के बारे में होता है, ये गलत दिया हुआ है। GSLV Mark 3 इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, फर्स्ट एंड थर्ड सॉलिड और द सेकंड एंड फोर्थ लिक्विड। यहाँ पे भी एक फैक्ट दे रखा है कि फर्स्ट थर्ड सॉलिड होते हैं और सेकंड और फोर्थ जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। क्या पता फर्स्ट सेकंड सॉलिड होता हो और फर्स्ट या फिर फर्स्ट 4 सॉलिड होता होगा, राइट। 3 4 लिक्विड हो या फिर सेकंड और थर्ड लिक्विड हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? तीसरा तो आप क्रॉस कर दो फैक्चुअल 1 और 2, दूसरा भी ऐसा गलत है, तो ऑप्शन ओनली 1 आ गया आंसर। With reference to the governance of the public sector bank in India, consider the following statement. Capital infusion in the public sector bank government has steadily increased in the last decade. तो हाँ, कैपिटल इन्फ्यूजन थोड़ा अभी बढ़ा है, स्टीडली इंक्रीज लिखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्टीडली इंक्रीज, स्टीडली डिक्रीज तो मतलब नहीं होता। स्टीडली इंक्रीज में लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्टेटमेंट तो गलत होती है मोस्टली। टू पुट इन द पब्लिक सेक्टर बैंक नॉट द मर्जर ऑफ स्टेट बैंक विद द पोजीशन। हाँ तो ठीक है, ओनली 2 सही है इसमें। फिर देखो सेरेल ग्रीन है, प्रोसेस फिश एंड कैंड विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द GST। अब GST में कह रहा है न्यूज़पेपर कंटेन एडवर्टीजमेंट मटेरियल, चिकन, सेरेल्स। अब देखो तीसरी ऑप्शन पढ़ो, प्रोसेस फूड, फिश, प्रोसेस और कैंड। अगर वो कैन होकर के पैक्ड हो गई है तब तो वो पैकेज मटेरियल में आ गई ना, और पैकेज मटेरियल पे तो GST लगेगी, तो तीसरा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। तीसरे पे GST लगेगी, इसको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। तीसरा ये हटा दो। अच्छा एग्जेम्प्टेड पूछा है ना, तो तीसरा एक ही ऑप्शन 1 या 1 2 4 में आ जाओ। 1 1 2 न्यूज़पेपर में तो नहीं लगती, वैसे भी 1 2 4 आ गया आंसर आपका सीधा। अब देखो द डिफिनीशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड FRA एक्ट। ठीक है, FRA खोलते ही सबसे पहला पैराग्राफ पढ़ोगे, पहले पैराग्राफ में पहले ही लाइन दी हुई है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की डिफिनीशन आपको सामने मिल जाएगी।
फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाइकास हैव गिवन हैबिटेट राइट, हो सकता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिक्लेयर हैबिटेट राइट फॉर द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। क्या पता कोई और मिनिस्ट्री करती हो। वैसे इस एक्ट में आप पढ़ोगे सीधे सीधे लिख रखा है ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा देता है राइट। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी वैसे गलत हो जाएगी, 1 and 2 आंसर आ जाएगा। जितने भी ये एक्ट आते हैं इन्वायरमेंट के, FRA एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया 1974 का, एयर एक्ट हो गया 1971 का, ठीक है, EPA एक्ट हो गया 1986 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये 2002 का है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD एक्ट हो गया, कैंप एक्ट हो गया 2016 का है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 का हो गया। ये सारे एक्ट आपको पढ़े होने चाहिए। बेयर एक्ट पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। अगर नहीं पढ़ सकते तो उसके बारे में लास्ट में भी मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। और फिर क्या हो गया, कंसीडर द बर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड प्लांट डिजीज। बर्ड्स कर सकती हैं डस्ट ब्लोइंग, हाँ ये भी कर सकते हैं, रेन भी कर सकते हैं, विंड ब्लोइंग, हाँ ये सारी चीज़ें कर सकती हैं 1 2 3 4। अगर हो गया तो फिर क्या, अगर मान लो हो गया कहीं पे रीज़न आ गया कि डस्ट के ब्लो होने की वजह से प्लांट डिजीज़ फैली है, तो आंसर तो गलत हो जाएगा। तो चारों चीज़ कर सकती हैं। NPOP इज़ अ प्रोग्राम ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द यूनियन रूरल डेवलपमेंट। नहीं, मिनिस्ट्री का नाम देते ही जहाँ फैक्ट आया ऐसा मिनिस्ट्री वगैरह हमेशा UPSC गलत देती है, काट दो। APEDA फंक्शन एज द सेक्रेटेरिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP, हो सकता है। सिक्किम हैज़ बिकम द ऑर्डिनरी फॉर स्टेट, तो हाँ ये भी हो सकता है। पहला काट दो, 2 and 3 3 कॉमन है, तीसरा तो मतलब सही है, 2 and 3 आंसर आ गया। तो देखो आपके 100 के 100 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए। फिर से 2018 का पेपर भी आज डन हो चुका है, ठीक है। अब बच क्या गया हमारे पास, अब बाकी के जो पेपर्स होंगे वो धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर दूंगा। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अब देखो जितने सारे टॉपिक्स हैं ना, अब मोस्टली क्या होता है ना, लोगों को कुछ दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली चीज़, PYQ में हर एक पेपर में 100 क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन में लगभग 2 टॉपिक आपको एवरेज मिल जाएंगे, तो लगभग 200 टॉपिक एक पेपर में हो गए। 10 साल के पेपर उठाओगे तो कितने हो गए, 2000 टॉपिक्स हो गए आपको, जो गूगल करके पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये आप कर सकते हो खुद से गूगल करके, ये तो 10 साल के जोड़े हैं मैंने, वैसे 15 साल के तो करना ही 15, तो मतलब लगभग 3000 टॉपिक्स आपको गूगल करके पढ़ने हैं। टाइम रह गया है 2 महीने। अगर ये आप खुद से कर सकते हो फिर तो बहुत बेटर है, करो। मैं चाहता हूँ खुद से करो, गूगल करो, हर एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से निकालो। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो तो देखो हमारी टीम ने पहले भी मैं बता चुका हूँ PDF तैयार की हुई है राइट, जिसमें साइंस एंड टेक, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इन सब के जितने भी ये टॉपिक्स हैं ना, उन सबको गूगल करके उसमें उसके जितने रिगार्डिंग उसका जितना डेटा है, उसके रिगार्डिंग जितने फिगर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, हर एक चीज़ उस डेटा में दे रखा। पेड PDF है वो, पहले बता रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो तो आप पेड PDF उसको आप ले लो, अवेलेबल करा लो, उसको रिगार्डिंग आप पढ़ो। और अगर नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फ्री मटेरियल भी ग्रुप पे अपलोड है, उसको आप पढ़ो। बाकी खुद से करो, गूगल करो। मैं तो चाहता हूँ मोस्टली लोग खुद से करो। अगर नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है या फिर नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आप कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे उसका लिंक दिया हुआ है, फॉर्म भी दिया हुआ है, वो भर सकते हो। टेलीग्राम पे ID दी हुई है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जहाँ से आपको वो PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये काम आप कर लेना। और दूसरी चीज़, मोस्टली चीज़ लोगों की दिक्कत पता है क्या है, मोस्टली लोगों का ये है कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना अननोन, जो आपने पढ़े नहीं है, तो मोस्टली लोगों का ये होता है ना, उसमें डाउट होता है, हेजिटेंट होते हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, कि मतलब उनको लग रहा है कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उन्हीं दोनों में एक आंसर है, लेकिन वो मार्क फिर भी नहीं कर पाते हैं राइट। तो उनको एक डाउट होती है, हेजिटेंट होती है। तो ये काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे जिन्होंने प्रॉब्लम इन्होंने फेस की थी, ऐसी प्रॉब्लम राइट, जिन लोगों को मतलब ऐसा PYQ में कि वो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनको पता भी है, उनको लग भी रहा है कि 2 ऑप्शन में वो आ गए हैं, किसी में से 1 2 है, लेकिन फिर भी वो मार्क नहीं कर पाते, वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर उनसे नहीं हो। तो वो हेजिटेंट वाली जो चीज़ है ना, उसको सॉल्व करने की, वो चीज़ कैसे सॉल्व हो, पहली चीज़, ठीक है। ये हेजिटेशन कैसे जाए पेपर को, अननोन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दूसरी चीज़, ये जो लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन है, ऐसे सुनने में अच्छा लगता है, आपने वीडियो देख ली, आपको समझ में आ गया, लेकिन जब तक इसको आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना, तब तक आपके लिए वो काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी उसको समझ लो, जितनी भी उसमें मेहनत कर लो, वीडियो देख लो, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को खुद से नहीं करोगे, वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो बहुत से लोगों के ऐसे प्रॉब्लम थे, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था राइट। किस चीज़ के लिए, इसी PYQ के डिस्कशन के लिए, जहाँ पे मैंने 15 लोग बच्चे ही थे, जहाँ पे 15 बच्चों को हमने पूरी हमारी जो टीम थी, तो उसमें हमने PYQ का डिस्कशन किया था। और उस PYQ डिस्कशन से मैंने रिस्पांस देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था लोगों का, जहाँ पे हमने पूरे 15 साल के पेपर को डिस्कस किए थे लोगों से, ठीक है। तो उस डिस्कशन में पता है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो हेजिटेशन होती है ना, कि अननोन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वो
पूरी क्या नाम है आपकी ख़त्म हो गई कि मोस्टली लोग हमने वहाँ पर कराए। उसके बाद डिस्कशन किया, कुछ लोगों के अलग लॉजिक से वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हमारा लॉजिक में भी अलग हो सकता है, उनका कुछ और अलग हो सकता है, राइट। मेन क्या है, आंसर आने चाहिए। आंसर आ रहा है नो मैटर कि किसी भी तरीके से आए, आपकी सोच कुछ और तरीके से आप ला रहे हो, ठीक है, आंसर आना चाहिए हर एक अननोन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये जो PYQ एनालिसिस के बारे में मैं फिर से सोच रहा हूँ, एक टीम को बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे जो कह रहे थे सर हमें फिर से चाहिए, बट मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी, राइट, कि मैं फिर से एक ऐसा ग्रुप बना करके फिर से करूँ, ठीक है। तो मैं फिर से अभी मैं देखता हूँ कुछ दिन में, अगर मुझे टाइम मिल जाता तो मैं फिर से एक पेड मेंटरशिप प्रोग्राम लाऊंगा, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, उसमें भी बस 10 से 15 बच्चे ही होंगे एक बार में, और वहाँ पे हम उस पूरे ग्रुप में फिर से पूरे PYQ जो होंगे उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और हर एक पेपर को 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे, और उसके जो PDF होंगी वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको ये डिस्कशन नहीं करना तो प्लीज़ एटलीस्ट आप ये तो ज़रूर करो कि PDF ये जितने टॉपिक्स हैं ना PYQ में, हर उसको गूगल करके अच्छे से पढ़ के जाओ। अगर खुद से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो पेड PDF अवेलेबल है, थोड़े ज़्यादा महंगी भी हमने नहीं रखी, इकोनॉमिकल ही है, ठीक है। तो वो पेड PDF आप ले सकते हो, उस पेड PDF को पढ़ो अच्छे से, PYQ सॉल्व करो, उससे भी आपका 80% कवर हो जाएगा, 80 to 90% आराम से आप कर लोगे। अगर आपने अच्छे से, अभी भी टाइम है, 2 महीने का टाइम लगा दो। देखो बेसिक्स आपने पूरे साल भर पढ़े हैं, आपको अब उस पर बिलीव होना चाहिए। एक बार उस बेसिक जो आपने बुक पढ़ ली ना, आप उसको साइड में रख दो, अब PYQ उठाओ पूरे 10 से 15 साल के। अब टाइम नहीं बचा है, अगर आपको लग रहा है अभी भी लास्ट 10-15 दिन में कर लेंगे तो नहीं होगा, वो याद रखना। अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास मौका है, अच्छे से उठा लो, PDF ले लो, अगर ले सकते हो, नहीं ले सकते हो खुद से करो, गूगल बनाओ, नोट्स बनाओ, मैं चाहता हूँ खुद से बनाओ, अगर नहीं बना सकते हो तो आना, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए जिन लोग को क्वायरी आ रही थी उनके लिए ठीक फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मैं कुछ दिन में नोटिफिकेशन डाल दूंगा ग्रुप पे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ऐड कर लो। सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, एक टेलीग्राम ग्रुप पे ही मैं नोटिफाई कर दूंगा क्या क्या चीज़ें होंगी उसके लिए। और सिर्फ 10 से 15 ही, भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि भीड़ में फिर ऐसे बात भी नहीं हो पाती, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो उस पर फोकस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा करो, और बाकी कोई आपकी डाउट क्वेरी होगी तो टेलीग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दी होगी, बाकी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, घर से UPSC, ठीक है। ये अपनी टेलीग्राम ID है, यहाँ पे आप कुछ भी होगी आप कमेंट सेक्शन में इसके जाके वहाँ पे अपने डाउट डाल देना, क्वेरीज आपकी पूरी सॉल्व कर दी जाएंगी। बाकी कोई चीज़ होगी, PDF वगैरह भी चाहिए होगी तो यहीं पे आप मैसेज कर देना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, चलो ठीक है, बाय।